दोस्तों नमस्कार, मैं एस एन सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एन ग्लोरी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में जो आपका पहले 20 तारीख से था, 20 सितंबर से अब 21 से हो गया है, तो परीक्षा की तैयारी बीएड सेकेंड ईयर के क्रम में हम चर्चा कर रहे थे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की या सीखने सिखाने के सिद्धांत की। जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में होता क्या है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में होता क्या है, उसमें कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं, कौन कौन से प्रमुख विचार होते हैं, कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत होते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलित किस प्रकार करते हैं, इन सारी बातों का चर्चा हम इस वीडियो में, इस पेपर में कर रहे हैं। तो आज का जो क्लास होगा वह होगा कि जो शिक्षण के स्तर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जब हम शिक्षण के स्तर की बात करेंगे तो शिक्षण के जो प्रमुख स्तर होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला जो स्तर होता है वह स्मृति स्तर होता है, जो दूसरा स्तर होता है वह बोध स्तर होता है और जो तीसरा स्तर होता है वह चिंतन स्तर होता है। तो जो पहला स्तर होगा, इसमें अगर हम स्तर की बात करें, स्तर की अगर बात की जाए इसमें, तो पहला स्तर होता है स्मृति स्तर, स्मृति स्तर। दूसरा जो स्तर होता है वह होता है बोध स्तर और तीसरा जो स्तर होता है वह चिंतन स्तर। शिक्षण, स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण और चिंतन स्तर शिक्षण। स्मृति स्तर शिक्षण जो है वो हर्बर्ट ने दिया, बोध स्तर शिक्षण जो है वो मॉरिसन ने दिया और चिंतन स्तर शिक्षण जो है वो हंट ने दिया। ये इसके प्रवर्तक हैं। तो जब शिक्षण के स्तर की बात हम करेंगे तो 3 प्रकार के शिक्षण के स्तर होते हैं। शिक्षण के स्तर 3 होते हैं। पहला स्मृति स्तर शिक्षण जिसको हर्बर्ट ने दिया, बोध स्तर शिक्षण जिसको मॉरिसन ने दिया और चिंतन स्तर शिक्षण जिसको हंट ने दिया। हम आज चर्चा करेंगे स्मृति स्तर शिक्षण की कि स्मृति स्तर शिक्षण है क्या। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो जिस भी प्लेटफार्म पर आप इसको देख रहे हैं, इसको उसी प्लेटफार्म पे आप एक बार शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, जिससे यह अन्य लोगों के पास भी पहुंचे, जिससे अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हों। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसको, जो इस क्लास को जहां भी देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफार्म पर देख रहे हैं, उस प्लेटफार्म पर इसको एक बार ज़रूर आप शेयर करिए। तो चर्चा हो रही है स्मृति स्तर शिक्षण की। स्मृति स्तर शिक्षण जो है उसको हर्बर्ट ने दिया है। हम चर्चा करेंगे स्मृति स्तर शिक्षण, स्मृति स्तर शिक्षण जिसको दिया है हर्बर्ट ने। स्मृति स्तर शिक्षण जिसको दिया है हर्बर्ट ने। स्मृति स्तर शिक्षण है क्या? जब छात्र किसी तथ्य या विचार को कंठस्थ कर लेता है और बिना किसी रुकावट के, जब छात्र किसी विचार या तथ्य को कंठस्थ कर लेता है और बिना किसी रुकावट के जब समय पर प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाता है तो उसी को स्मृति स्तर शिक्षण कहते हैं। यानी कि जब एक शिक्षक क्लासरूम में जाता है और वह यह उद्देश्य लेकर के जाता है कि हमको केवल बच्चों को कंठस्थ करवाना है, याद करवाना है, स्मृति स्तर पे ही शिक्षण करना है, तो वह बच्चों के सामने जाता है और ऐसा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम तैयार करता है, शिक्षण अधिगम के लिए ऐसा अनुकूलन परिस्थिति को तैयार करता है कि जहाँ पर बच्चे केवल उस तथ्य को, उस विचार को, उस कंटेंट को, उस पाठ्य वस्तु को केवल और केवल याद करने में समर्थ हों और ज़रूरत जहाँ पड़े वहाँ पे उसको प्रत्यास्मरण कर और उसको सुनाने के काबिल हो जाएं। जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता जाता है, जैसे क्लास में आप जब शुरू
बच्चा शुरुआत करता है पढ़ने के लिए कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, तो जो शुरुआती लेवल उसका होता है पढ़ने का, वहाँ पे उसको केवल और केवल रटना आता है। उसके अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह उसका बोध करे, उसको समझे, सोचे, विचार करे, उसके अंदर ये क्षमता नहीं होती है। तो छोटे स्तर के जो बच्चे होते हैं उनमें केवल क्षमता होती है रटने की, और रट करके फिर प्रत्यास्मरण करके, पहचान करके वो तुरंत अपनी बातों को रखने में समर्थ होते हैं, लेकिन उनके अंदर बोध करने की क्षमता, उनके अंदर चिंतन करने की क्षमता कहीं से भी नहीं होती है। और जैसे जैसे आप ऊंची क्लास में जाएंगे, अगली क्लास में जाएंगे, तो जब आप इंटर में पहुंचेंगे या आप स्नातक स्तर पे पहुंचेंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे कहा जाता है याद करके आए हैं कि नहीं आए हैं, और वहाँ पे कहा जाता है कि आपकी समझ में आया कि नहीं आया। ये दोनों अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? स्पष्ट है कि जब बच्चा छोटे क्लास में होता है तो वहाँ पे टीचर उस बच्चे से पूछता है कि फला क्वेश्चन याद करके आए हो कि नहीं आए हो, और जब बच्चा इंटर लेवल या ग्रेजुएट लेवल पे पहुँच जाता है तो वहाँ पे पूछा जाता है बच्चे से कि बच्चा समझ में आया कि नहीं आया। तो आप यहीं से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि छोटे लेवल पे या बच्चों से कभी नहीं पूछा जाता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि वह बच्चा अभी समझने के काबिल है नहीं, उसके अंदर इतनी क्षमता है नहीं कि वह समझे, उस पर तर्क करे, उस पर चिंतन करे। अभी उस बच्चे के पास इतना पावर नहीं है, इतना क्षमता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ऊंची क्लास में जाता है, अगली क्लास में जाता है, अब बच्चे से यह पूछा जाता है कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। मतलब अब बच्चे के अंदर रटने की जो क्षमता होती है उसकी कमी की जा रही है, कम हो जाती है, और उसकी सोचने, समझने, तर्क करने, चिंतन करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तो वहाँ अब उससे पूछा जाता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर कोई बच्चा रट करके इंटर लेवल पे या ग्रेजुएट लेवल पे लिखता है तो वहाँ पे टीचर कहता है कि आपका जो तरीका है ये गलत है, आप कितना चीज़ रटोगे। और छोटे स्तर पे उसी को प्राथमिकता दी जाती है रटने की। तो अंतर स्पष्ट है कि जब छोटे लेवल पे बच्चा होता है तो उसके अंदर जो बोध की क्षमता होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, तर्क की क्षमता होती है, या ये कम होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा उसकी तर्क करने की क्षमता, उसको सोचने समझने की क्षमता, बोध करने की क्षमता उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। और अब बच्चा रटने के बजाय अब बच्चा समझने का प्रयास करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से जब शुरुआती लेवल पे, प्राथमिक लेवल पे जब बच्चे को पढ़ाने का कार्य किया जाता है, शिक्षण करने का कार्य किया जाता है, तो वहाँ पे जो प्रधान शिक्षण स्तर है वह यही है, स्मृति स्तर का शिक्षण ही होता है। तो स्मृति स्तर के शिक्षण में होता क्या क्या है, आपको हमने बताया कि हर जगह सोचने समझने की जो क्षमता है वही नहीं होती है। सोचने समझने की जो क्षमता है, जब बच्चा सोचने समझने के काबिल हो जाता है ग्रेजुएट लेवल पे जाके, इंटर लेवल पे जा करके, हाई स्कूल लेवल पे जा करके, तो वहाँ भी उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोचने समझने की ज़रूरत वहाँ नहीं होती है। वहाँ केवल रटने की ही ज़रूरत होती है, और वह उसको समझ नहीं सकता। जैसे पहाड़ा, उसको रटना ही रटना है। अगर वह समझ गया कि पहाड़ा है क्या, लेकिन फिर भी अगर 13 अट्ठे और 13 में 8 का गुणा करके फिर निकालेगा तो उसका मतलब वहाँ कुछ रह नहीं गया। उसको 13 अट्ठे 104 रटा ही होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर भी उसको स्मृति का जो स्तर है वो मेंटेन करना ही है। जो उसने धारण किया वह पुनः स्मरण करके वह उसको अपने संज्ञान में लेकर के आवे। तो स्मृति की ज़रूरत हर स्तर पर पड़ती है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा पड़ती है और कहीं पे कम पड़ती है। इसीलिए जब शुरू में उसको हम क्या करते हैं, उस बच्चे में जो स्मृति धारण करने की जो क्षमता होती है, शुरू में उसको याद करवा करके, कंठस्थ करवा करके उसकी इस क्षमता का विकास हम करते हैं। और जब बच्चे की इस क्षमता का विकास हो जाता है तो भविष्य में उसकी ज़रूरत वह महसूस करता है और उसको उसकी कमी महसूस नहीं होती है। इसलिए जो शुरुआती लेवल होता है वहाँ पे केवल बच्चे को स्मृति प्रधान जो शिक्षण होता है वही कराया जाता है, और भविष्य में वह उसको उपयोग करता है। कि जब तक हमारे अंदर हम सोचने समझने के बाद भी हमारे स्मृति में वह रहना चाहिए, और हमारे जब ज़रूरत पड़ने पे उसका हम पुनः स्मरण कर सकते हों, तभी वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, नहीं तो महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे जिस स्तर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हमको केवल और केवल स्मरण करना ही होता है, स्मृति में धारण करना ही होता है,
सोचने समझने के बाद भी हम उन कंटेंट को, उन पाठ्य वस्तुओं को क्या करेंगे, स्मृति में धारण ही करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे उसको हम फिर से प्रत्यास्मरण करके और उसकी पहचान करके हम कहेंगे हाँ ये सही है या गलत है। यानी हर स्तर पर स्मृति की ज़रूरत आपको पड़ती है, मेमोरी की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना स्मृति स्तर मेंटेन किए हम बोध स्तर में जा नहीं सकते, और जब तक बोध स्तर हम मेंटेन नहीं करते हैं तब तक हम चिंतन स्तर पे जा नहीं सकते। यानी जो आपकी स्मृति स्तर है वह एक प्रकार से फाउंडेशन का काम करता है, और जब तक वह फाउंडेशन मजबूत नहीं है तब तक उसके ऊपर बोध स्तर जो है वह नहीं आ सकता है। और जब तक बोध स्तर का हमने फाउंडेशन एकदम मेंटेन नहीं किया तब तक हम उसके ऊपर चिंतन स्तर का कोई भी बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो इसका सबसे निचला बेस है, जो एकदम आधार है इसका, वह स्मृति ही है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि स्मृति स्तर का शिक्षण जो होता है वह एक स्टूडेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही बेस है। जब तक वह हमारे पास नहीं है तब तक उसके ऊपर हम किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते हैं। तो स्मृति स्तर शिक्षण जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि समय समय पर हमको स्मृति की ज़रूरत पड़ती है, चाहे जिस स्तर पर हम पढ़ने गए हों, अधिगम करने गए हों। तो अगर हम स्मृति स्तर के चरण की बात करें, स्मृति स्तर के चरण या सोपान, यानी स्टेप इसके कौन कौन से होते हैं, अगर इसकी चर्चा हम करें तो इसका जो पहला स्टेप होता है इसका जो पहला स्तर होता है वह स्मृति होता है या अधिगम होता है। तो अधिगम। दूसरा स्तर जो इसका होता है धारण। तीसरा स्तर जो होता है वह पुनः स्मरण, और जो इसका चौथा स्तर होता है वह पहचान। ये स्मृति स्तर के चरण होते हैं। स्मृति स्तर के चरण में जो सबसे पहला हमने आपको बताया वह बताया अधिगम। बच्चा क्या करता है, यहाँ पे अधिगम करता है। अधिगम माने सीखता है। पहला चरण, बच्चे ने जो भी पाठ्यवस्तु सीखा उसी को कहा गया अधिगम। जिस भी पाठ्यवस्तु को, जिस भी तथ्य को, जिस भी कंटेंट को उसने याद किया उसी को कहा गया अधिगम। उसके बाद जो दूसरा चरण इसमें होगा धारण। अब याद किया तो उसका मतलब उसके पास जो भी बक्सा है, जो भी रखने का स्थान है, उसको वहाँ पे ले जा कर के उसने क्या किया, उसको धारण कर लिया, उसको रख लिया, सुरक्षित कर लिया। तो दूसरा स्तर हो गया उसको धारण कर लिया। और जब तीसरे स्तर की बात होगी तो पुनः स्मरण। जब उसको जहाँ भी किसी भी परिस्थिति में उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे वो जाता है, क्या करता है, तो याद करता है कि हाँ हमको ये हमारे उस बक्से में बंद है कि नहीं जहाँ पे हमने इसको रखा था। तो वह क्या करता है, उसको पुनः स्मरण करने का प्रयास करता है। और जब उसको पुनः स्मरण कर ले जाता है तो पहचान करता है कि वह सही है कि गलत है। जिसको हमने रिकॉल किया, जिसको हमने पुनः स्मरण किया, जिसको हमने बुलाया, क्या वही आया या कोई दूसरा आया। तो इसके लिए वह क्या करता है, पहचान करता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका किसी व्यक्ति से संपर्क होता है, आपका किसी व्यक्ति से संपर्क होता है। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं कि एक राम है और इसका श्याम से मुलाकात होती है। राम की श्याम से मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान इन दोनों में मित्रता हो जाती है। अब होता क्या है कि इन दोनों में मित्रता हो जाती है। मित्रता कुछ दिन चली, उसके बाद हुआ क्या कि ये जो श्याम है वो कहीं चला गया, और बहुत वर्षों बाद फिर से यह उस शहर में आया, फिर से उसी शहर में आया। अब राम इसको कहीं देखता है, बहुत वर्षों बाद आया है और उसको फिर से राम उसको कहीं देखता है।
और जब उसको देखता है तो क्या करता है? पुनः स्मरण करता है, पुनः स्मरण करता है। जब पुनः स्मरण करता है तब क्या होता है? जब पुनः स्मरण करता है तो याद आता है कि हाँ, श्याम का चेहरा ऐसे ही था, श्याम का चेहरा ऐसे ही था। लेकिन जब तक पहचान नहीं करेगा कि हाँ वही है कि वह नहीं है, जो हमने निकाल किया, जो चेहरा हमारे सामने आया, क्या वही चेहरा है, तो इसके लिए क्या करना होगा? उसको पहचान करना होगा और सही गलत तभी निर्णय हो पाएगा कि हाँ, जो हमको याद आया क्या वही है या नहीं है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हुआ क्या कि श्याम से जब मुलाकात हुई तो उसको उसके चेहरे के बारे में उसको क्या हुआ? अधिगम हो गया, उसकी छाप उसके स्मृति पे पड़ी। और फिर से क्या हुआ? उसको ले जा कर के उसने अपने स्मृति भंडार में बंद कर दिया, तो धारण कर लिया। और धारण करने के बाद जब कई वर्षों के बाद फिर से श्याम से मुलाकात होती है तो उसने क्या किया? पुनः स्मरण करने का प्रयास किया कि जो हमारा मित्र श्याम था वो कौन था, कैसे था। तो उसको जो स्मृति भंडार में उसने धारण किया हुआ था वहाँ से निकाला और उसका फिर से क्या करना होगा? उसको पहचान करना होगा कि जो हमने बंद किया था अपने स्मृति भंडार में, उसकी पहचान करवाएगा वहाँ से ले जा करके कि क्या वही है या नहीं है। तो जो स्मृति स्तर के चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप होते हैं, 4 सोपान होते हैं। और इन्हीं चारों सोपानों में यह जो इस स्तर है वह, यह जो शिक्षण स्तर है वह चलता रहता है। तो इसके 4 प्रमुख सोपान होते हैं। अधिगम होता है, धारण होता है, पुनः स्मरण होता है, पहचान होता है। अगर हम स्मृति स्तर के शिक्षण की सीमाओं की बात करें तो इसमें जो हम पहली सीमा बताएंगे, यह शिक्षक प्रधान होता है, यह शिक्षक प्रधान होता है। मतलब कंटेंट को ला करके बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया गया और इसमें कठोर अनुशासन के आधार पर बच्चे को रटाने का प्रयास किया जाता है। तो दूसरा इसमें कहा जाएगा कि यह कठोर अनुशासन इसमें रखा जाता है। तीसरा कह सकते हैं कि यह विचारहीन होता है। मतलब बच्चे को कठोर दंड के आधार पर ज़बरदस्ती बच्चे को रटाया जाता है और बच्चा इस पे जो भी तथ्य उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, बच्चा उस पर कोई विचार करने में समर्थ नहीं होता है, किसी तथ्य को रखने में समर्थ नहीं होता है। बच्चा केवल रटना जानता है और उससे वह क्यों रट रहा है ये भी नहीं जानता है। तो इस प्रकार यह क्या होता है? विचारहीन होता है। यह केवल ज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित होता है, यह केवल ज्ञानात्मक पक्ष तक सीमित होता है। ज्ञानात्मक पक्ष भी आपको हमने इसके पहले बताया था कि केवल और केवल यह क्या होता है? रटने पर आधारित होता है, रटने के अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। और इसमें जो ज्ञान होता है वह केवल सतही ज्ञान होता है, सतही ज्ञान तक ही ये केवल सीमित होता है। बच्चे यानी इसमें छात्र का स्थान जो होता है वो गौड़ होता है। छात्र का स्थान जो होता है वो क्या होता है? गौड़ होता है। और इसमें शिक्षक का जो स्थान होता है वह प्रमुख होता है। शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया नहीं होती है, अंतःक्रिया नहीं होती है। तो इसको जब अंतःक्रिया नहीं होगी तो हम कह सकते हैं यह आलोकतांत्रिक पद्धति है। जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक लोकतांत्रिक पद्धति नहीं होगा। लोकतांत्रिक पद्धति आपको हमने समझाया है कि जब शिक्षक और छात्र एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं तो अब तब वहाँ जो पद्धति बनती है वही जो पद्धति होती है वह लोकतांत्रिक पद्धति होती है। और जब तक एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं होती है तब तक वह पद्धति अलोकतांत्रिक कहलाती है। इसमें क्या होता है कि स्मृति स्तर का जब शिक्षण करते हैं तो इसमें छात्रों पर अधिक बोझ, छात्रों पर क्या होता है? अधिक बोझ पड़ता है,
अधिक बोझ होता है।